आज से 50 साल पहले मार्च 1969 में एक ऐसा नावल शाया हुआ जिसने दुनिया पर ऐसा असर डाला जिसकी मिसाल कम ही मिलती है, और ये था मारियो पुज़ो का गॉडफादर, वो नावल जिसे दुनिया का सबसे तेज़ी से फ़रोख्त होने वाला नावल माना जाता है। और इसके पहले एडिशन की जो पब्लिकेशन थी उसके सिर्फ 2 साल में 70 लाख से ज़ायद कॉपियाँ जो थीं वो फ़रोख्त हुई, और इसी नावल पर बनी फिल्म गॉडफादर के तीनों एडिशन हॉलीवुड की कामयाब तरीन ट्रिलॉजी में इस नावल ट्रिलॉजी में काउंट होते हैं। और आपको नावल के बारे में भी हम बता सकते हैं। जनाब, इस नावल के मरकजी किरदार जिस फैमिली को दिखाया गया है, जिस तरह दिखाया गया है, जिस तरह इसका पस मंज़र बताया गया है, पूरी कहानी में जो इनका बर्ताव है ये आने वाली किताबों और फिल्मों के लिए एक मुकम्मल कल्चर की सूरत अख्तियार कर गया कि इन माफियाज के लोग किस तरह से रहते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और कोलियोन फैमिली का जिस तरह से तर्ज ज़िंदगी था उसके बाद जो फिल्में बनी वहाँ पे वैसी ही हमें सूरत हाल और वैसी ही अक्कासी नज़र आई। इसी पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, उमैर अलवी ने हमें ज्वाइन किया, फिल्म जर्नलिस्ट हैं, फिल्म क्रिटिक हैं। उमैर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। उमैर, इस किताब की और कॉन्सिक्वेंटली इसकी फिर ट्रिलॉजी बनी, मूवीज़ बनी, इसकी अहमियत इन द लिटरेरी वर्ल्ड, इन द फिल्म वर्ल्ड, मतलब हर जगह इसकी बड़ी अहमियत है। व्हाई डिड दिस बुक स्टैंड आउट? हमारे तो अदालती फैसलों में भी उसका जिक्र हो जाता है। तो ये हुआ ये था कि जब 1969 में ये आई थी उससे पहले ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं होता था गैंगस्टर्स वगैरह के ऊपर, लेकिन वो एक अपनी तरह का होता था, वो अमेरिकनाइज वर्जन होता था कि वो गैंगस्टर्स जो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिकन हो चुके हैं, ऐसा नहीं। इसके अंदर उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की थी, इसके अंदर जो तरीका दिखाया था जिस तरह से, वो पूरा इटालियन था। तो एग्जैक्टली वो जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस नावल के अंदर थीं जो बाद में डिक्शनरी में शामिल करनी पड़ी इन लोगों को, जो लोगों को नहीं पता था। प्लस जो जिस तरह मारियो पुज़ो ने लिखा था, उन्होंने एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी दी थी जो कि पहले नहीं होता था। जो आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको तो साइड में रख देते थे कि वो आते थे और चले जाते थे, मगर इसके अंदर सबका था। ग्रूसम नावल था अपने ज़माने के लिहाज से, और लोगों ने स्टार्ट में तो कह दिया था कि मतलब चलेगा ही नहीं, इसलिए कि कौन पढ़ेगा इतना सब कुछ, मर्डर और ये और डिसीट और पता नहीं क्या क्या सब कुछ उन्होंने डाल दिया था, 12 मसाले के चाट। लेकिन जब इसकी फिल्म आई है तो फिल्म ने आके नॉवल को और ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। क्योंकि और फिल्म का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो जो थे मार्लन ब्रांडो, वो इनिशियल चॉइस नहीं थे। उसके लिए उनके लिए लड़ा गया था, फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला लड़े थे उनके लिए कि मुझे यही चाहिए, और फिर मार्लन ब्रांडो ने जो रोल किया उसके लिए लेकिन क्या फिल्म इस किताब या इस नावल के साथ जस्टिस कर पाई? क्योंकि भैया सवाल जब भी किसी किताब से फिल्में बनती हैं बहुत होता है कि भाई किताब ज़्यादा अच्छी थी या फिल्म ज़्यादा अच्छी है, या किताब अच्छी नहीं थी और फिल्म। वैसे तो उमैर बैठे हैं, लेकिन हम काफ़ी ये जिक्र करते हैं कि फिल्में कभी भी वो नहीं बन सकती जो नावल होता है, लेकिन ये डिफरेंट था। आई फेल्ट कि फिल्म ही उस लेवल की बनी जिस लेवल का नावल था। फिल्म के अंदर जो थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी थी जो स्किप कर सकते थे, उन्होंने वो कर दी। जो इनिशियल फिल्म बनी थी वो तकरीबन 3.5 घंटे की थी। अच्छा। उसको इन्होंने उसको कट डाउन करके 3 पे लेके आए थे, मतलब 2 घंटे 55 मिनट का फाइनल वर्जन आया है, और उसमें बहुत सारी बैक स्टोरीज हटा दी उन्होंने। वो इस वजह से हटाई कि वो अगर 4 और इनिशियल जो फिल्म थी उसमें इंटरवल था, तो इंटरवल इन्होंने हटा दिया था क्योंकि लोग एग्जैक्टली उन्होंने कहा इंटरवल होता तो लोग शुरू में स्लो थी, बहुत स्लो फिल्म थी, अगर इंटरवल आता तो लोग उठ के चले जाते, लेकिन उन्होंने इंटरवल रखा जो था हटाया, फिल्म कंसाइज की 2 घंटे 55 मिनट, और उसने कमाल कर दिया। किताब का ये कमाल कर दिया। इसका वैसे तो बहुत से किरदार और बहुत सा फिल्म के बारे में मशहूर है। अच्छा, एक गैंगस्टर फिल्म में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल ओवर द टॉप एक्टिंग होगी, मार कुटाई होगी, मतलब, लेकिन ये जो फैमिली दिखाई है इन्होंने, ये जो मूवी थी इसमें बड़ी अंडरस्टेटेड, मतलब अगर इन्होंने कोई एक्शन भी करना है, मतलब कातलाने हमले भी हो रहे हैं और ये सब कुछ चल रहा है साथ साथ, बट दे वुडंट, उन्होंने बहुत उसको ओवर द टॉप करके नहीं दिखाया, बड़ा रिस्ट्रेंट लाइफ नहीं दिखाया गया। वजह ये थी कि देखिए सिवाय मार्लन ब्रांडो के इस वक्त जितने भी एक्टर्स थे इसके अंदर वो सब नए थे, मगर वो बी ग्रेड थे। अगर डायन कीटन उस वक्त बी ग्रेड एक्ट्रेस थी, अल पचिनो वाज ए बी ग्रेड एक्टर। अल पचिनो तो थे ही नहीं उस रोल के लिए। उस रोल के लिए उन्होंने जो इसका भाई बना था उसको लिया था, जेम्स कान को। तो फिर हुआ ये कि जेम्स कान को दूसरा भाई बनाया गया, अल पचिनो के लिए वो लड़े, अल पचिनो को लिया गया, फिर और भी थे, और भी बहुत सारे एक्टर्स इस तरह के थे जो उन्होंने लिए थे। हुआ उससे यही कि मार्लन ब्रांडो स्टूड आउट, और बाकी सब जो थे उनका कैरियर जो था मार्लन ब्रांडो के साथ साथ ऊपर चला गया, खासतौर पे अल पचिनो तो उसके बाद फिर वो कहाँ नहीं गए। और बहुत सारी फिल्मों में इसके बाद इसकी खाली गॉडफादर नहीं, देखें पार्ट 2 तो आई, वो तो सही थी, पार्ट 3 वाज नॉट अ हिट।
इसलिए कि पार्ट 3 से पहले गुड फेलर्स लगी हुई थी और गुड फेलर्स वाज अ कॉपी ऑफ, मतलब इंस्पिरेशन ऑफ गॉडफादर, वो हिट हो गई थी। ये तो गैप भी तो बहुत ज्यादा था ना, 16 साल का गैप था। ये भी एक वजह हो सकती है। 16 साल तक कैरेक्टर को तो बड़ा कर दिया था। 74 में सेकंड आई थी और कोई 1990 एग्जैक्ट। और उसमें ये था कि मतलब अल पचिनो के ऊपर ही पूरी फिल्म बनाई थी। आपको एक बात और बताऊं, अल पचिनो जो थे उन्होंने सेकंड पार्ट में भी थे, लेकिन अवार्ड किसको मिला दोनों में? 1 और 2 एक ही कैरेक्टर पे। फर्स्ट में ब्रांडो, सेकंड में रॉबर्ट डी नीरो, सेम कैरेक्टर। बीच में वो रह गए। हाँ, उनको नहीं मिला, इन दो को मिला। अल पचिनो को तो सेंटर ऑफ वुमेन में जाके 92 में मिला। अरसे बाद मिला। मगर आप सोचिए एक ही कैरेक्टर पे 2 एक्टर्स को अवार्ड मिला। जबरदस्त उमर, थैंक यू सो मच। और बड़ा आपने याद दिलाया, कितने साल पहले मैंने वैसे किताब पढ़ी थी, लेकिन वंस अगेन आपको पता है जिस चीज़ की हम डिस्कशन करते हैं आपको ज़रूर रिकमेंड करते हैं। सो डू रीड अप दिस ट्रिलॉजी और वॉच द मूवी, एनीथिंग दैट यू नो टेक्स योर फैंसी। लेकिन इट इज वर्थ इट। पूरी तीनों फिल्में एक ही दिन, अभी 1.5-2 साल। हाँ, कभी आपको बिंज वॉचिंग करनी पड़ती है और ये खास तौर पे उस टाइप की फिल्म है कि आप रुक नहीं सकते।